बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। इसका सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है कि जो हार्ट की सर्कुलेशन होती है वो लोकल मेटाबोलाइट्स मेंटेन करते हैं। अब जो ऑटो रेगुलेशन होती है उसके लिए कुछ मेटाबोलाइट्स होते हैं जो आपकी ऑटो रेगुलेशन को मेंटेन करते हैं। जैसे कि आपके हार्ट के अंदर अगर आपका ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा या एडिनोसिन, हाइपॉक्सिया और एडिनोसिन आपके हार्ट की सर्कुलेशन को मेंटेन करते हैं। हार्ट के लिए लोकल मेटाबोलाइट्स एडिनोसिन होती है और हाइपॉक्सिया होता है। इसी तरह से आपके ब्रेन के लिए जो लोकल मेटाबोलाइट है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और पीएच होती है। अब जो स्किन के लिए लोकल मेटाबोलाइट्स होते हैं, स्किन के लिए लोकल मेटाबोलाइट्स नहीं होते हैं। बेसिकली जो सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होती है टेम्परेचर कंट्रोल के लिए। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन आपके स्किन के अंदर टेम्परेचर को कंट्रोल करती है। अब जो स्केलेटन मसल्स हैं ये दो तरह से होते हैं, एक इसके अंदर लोकल मेटाबोलाइट्स भी होते हैं और सिंपैथेटिक टोन भी होती है। जब आपके स्केलेटन मसल रेस्ट पे होते हैं तो सिंपैथेटिक टोन से इनकी सर्कुलेशन मेंटेन होती है, और जब आपके स्केलेटन मसल एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो उसमें इसका निमोनिक दिया हुआ है चॉक, जिसमें आपकी कार्बन डाइऑक्साइड आती है, हाइड्रोजन आइन आता है, एडिनोसिन आती है, लैक्टेट आता है और पोटाशियम आता है। सी से कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आइन, एडिनोसिन, लैक्टेट और पोटाशियम आइन। ऑर्गन्स जिनका ब्लड फ्लो कंट्रोल होता है सिंपैथेटिक से रादर देन लोकल मेटाबोलाइट, दैट इज स्किन। स्किन का जो ब्लड फ्लो है वो सिंपैथेटिक से कंट्रोल होता है रादर देन लोकल मेटाबोलाइट से। ये इस तरह से भी आता है कि जो सिंपैथेटिक रेगुलेशन है वो किस ऑर्गन के अंदर होती है इंस्टेड ऑफ लोकल मेटाबोलाइट्स। तो स्किन के अंदर आपकी सिंपैथेटिक रेगुलेशन होती है, लोकल मेटाबोलाइट से नहीं होता। एक्सरसाइज के दौरान जो ब्लड फ्लो होता है वो इंक्रीज हो जाता है किस ऑर्गन का, सिंपैथेटिक सिस्टम के थ्रू। तो जो आपकी स्किन होती है एक्सरसाइज के दौरान आपकी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन से ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है स्किन के अंदर। स्किन के अंदर सिंपैथेटिक टोन की वजह से या सिंपैथेटिक सिस्टम की वजह से या सिंपैथेटिक रेगुलेशन की वजह से ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है, इसमें लोकल मेटाबोलाइट्स नहीं होते हैं। अब कौन सा ऑर्गन होता है जिसका ब्लड रेगुलेटेड होता है, पहले तो सिंपैथेटिक सिस्टम से और फिर बाद में लोकल मेटाबोलाइट से, दैट इज स्केलेटन मसल। ये स्केलेटन मसल रेस्ट पे सिंपैथेटिक टोन से इनका ब्लड फ्लो मेंटेन होता है, और जब ये एक्सरसाइजिंग होते हैं तो इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड आता है, हाइड्रोजन आइन आता है, एडिनोसिन आती है, लैक्टेट आता है और पोटाशियम आता है। ब्लड फ्लो जो होता है नॉन एक्सरसाइजिंग मसल का वो सिंपैथेटिक एनर्जिक से कंट्रोल होता है। जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो तो मसल्स का जो ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाता है वो लोकल मेटाबोलाइट्स के थ्रू ज़्यादा होता है। एक्सरसाइज के दौरान जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम होती है वो भी लोकल मेटाबोलाइट्स की वजह से कम होती है। कॉरोनरी सर्कुलेशन जो होती है वो लोकल मेटाबोलाइट्स के डायरेक्ट कंट्रोल के अंदर होती है, और या जो हार्ट की सर्कुलेशन होती है वो डायरेक्ट लोकल मेटाबोलाइट्स के कंट्रोल में होती है। जो कॉरोनरी ब्लड फ्लो होता है वो आपकी मायोकार्डियम की ऑक्सीजन डिमांड से मेंटेन होता है। हमने पढ़ा था कि दो चीज़ें, दो लोकल मेटाबोलाइट्स हैं जो आपके कॉरोनरी ब्लड फ्लो को या हार्ट के ब्लड फ्लो को या हार्ट की सर्कुलेशन को मेंटेन करती हैं, दैट इज़ हाइपॉक्सिया एंड एडिनोसिन। तो जो आपकी मायोकार्डियम की ऑक्सीजन डिमांड है उससे आपका कॉरोनरी ब्लड फ्लो मेंटेन होगा। सिंपैथेटिक रेगुलेशन जो होती है वो किस ऑर्गन के अंदर होती है जिसमें लोकल मेटाबोलाइट्स यूज नहीं होते, तो स्किन के अंदर आपकी सिंपैथेटिक रेगुलेशन होती है। अब कौन से फॉलोइंग पैरामीटर्स हैं जो कि कम हो जाते हैं ड्यूरिंग मॉडरेट एक्सरसाइज, ठीक है। आपकी जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस होती है टीपीआर जो होती है वो कम हो जाती है एक्सरसाइज में। कौन सा हार्मोन है जो कि एक्सरसाइज के अंदर इंक्रीज हो जाता है, तो ग्लूकागोन एक्सरसाइज में ज़्यादा हो जाता है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस कम हो जाती है। जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो तो डिक्रीज ब्लड फ्लो हो जाता है किडनी में, ठीक है, और फिर सबक्लाइनिक में। अगर किडनी का ऑप्शन नहीं दिया हो तो फिर आपने सबक्लाइनिक को टिक करना है। तो जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हो तो आपकी किडनी का ब्लड फ्लो डिक्रीज कर जाता है, एक्सरसाइज में किडनी का ब्लड फ्लो डिक्रीज कर जाता है। अब एक फीमेल पेशेंट है, उसको क्रॉनिक हाइपरटेंशन है और वो एस इनहिबिटर ले रही थी, उसका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल हो गया है, बट उसको डिजीनेस होती है, बहुत अरसे से उसको हाइपरटेंशन है, एस इनहिबिटर्स वो ले रही थी, उसका ब्लड प्रेशर तो कंट्रोल हो गया लेकिन उसको अब चक्कर आ रहे हैं। वट इज़ द मोस्ट लाइकली कॉज कि उसका ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन डिक्रीज हो गई है। सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स के डिक्रीज हो जाने की वजह से उसकी ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है वो डिक्रीज हो गई है। उसके बाद ये जो हार्ट साउंड्स बताई गई हैं, आपकी जो हार्ट साउंड होती है ना, जो फर्स्ट हार्ट साउंड होती है वो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन से प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है, जब आपका माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होता है तो फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। जो फर्स्ट हार्ट साउंड होती है वो लॉन्गर होती है एज कम्पेयर टू सेकेंड हार्ट साउंड। जो फर्स्ट हार्ट साउंड होती है इसकी फ्रिक्वेंसी कम होती है, इंटेंसिटी भी कम होती है।
जो सेकंड हार्ट साउंड है वो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन से प्रोड्यूस होती है। इसमें आपका एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व का क्लोजर होता है। जब भी वाल्व्स क्लोज होते हैं तो वो एक क्लैप करके क्लोज होते हैं। जैसे जब आप हाथों को क्लैप करते हो तो आवाज़ आती है, तो इस तरह से जब आपके वाल्व्स क्लोज होते हैं तो आवाज़ आती है। तो जब आपका एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व क्लोज होगा तो आपको सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। इसमें आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होती है। इंस्पिरेशन की वजह से आपको जो पल्मोनरी वाल्व का क्लोजर होता है वो डिले हो जाता है। तो इस वजह से आपकी जो सेकंड हार्ट साउंड होती है उसकी कभी कभी स्प्लिटिंग भी हो जाती है। जब आप इंस्पायर करते हो, सांस लेते हो, जो आपका जो पल्मोनरी वाल्व है उसका क्लोजर थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो उसकी साउंड जो है ना थोड़ी सी बाद में आती है। तो आपकी इस वजह से आपकी सेकंड हार्ट साउंड की स्प्लिटिंग हो जाती है। अब जो थर्ड हार्ट साउंड है ये गैलोप रिदम होता है या वेंट्रिकुलर गैलोप से हम कहते हैं। ये आपके जब वेंट्रिकल्स की रैपिड फिलिंग होती है तो उसमें आती है थर्ड हार्ट साउंड। अब थर्ड हार्ट साउंड बेसिकली जो आपका माइट्रल वाल्व की रिगर्जिटेशन या हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स के अंदर आती है। बच्चों के अंदर थर्ड हार्ट साउंड नॉर्मल होती है और एडल्ट्स में जो है ना ये किसी ना किसी डिजीज के साथ एसोसिएटेड होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, माइट्रल वाल्व की रिगर्जिटेशन की वजह से या हार्ट फेलियर की वजह से आपको थर्ड हार्ट साउंड आती है। इसको गैलोप रिदम कहते हैं या वेंट्रिकुलर रिदम कहते हैं क्योंकि इसमें रैपिड वेंट्रिकल्स की फिलिंग होती है। जो फोर्थ हार्ट साउंड होती है ये आपकी लेट डायस्टली होती है। इसे हम एट्रियल क्लिक कहते हैं या फिर एट्रियल गैलोप कहते हैं। इसमें क्या होगा कि जो आपकी जिनको वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो जाती है, जिनकी हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी वाले पेशेंट्स के अंदर में S4 या फोर्थ हार्ट साउंड आती है। अब फर्स्ट और सेकंड हार्ट साउंड का डिफरेंस क्या होता है? जो हार्ट साउंड होती हैं वो डिफरेंट होती हैं क्योंकि जो हमने पढ़ा था कि जो फर्स्ट हार्ट साउंड होती है उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा होती है। फर्स्ट जो हार्ट साउंड है S1 की हाई ड्यूरेशन होती है एज़ कम्पेयर टू S2। रिगार्डिंग S1 ये लंबी होती है, लॉन्गर होती है या इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा होती है सेकेंड हार्ट साउंड से। लेकिन जो सेकेंड हार्ट साउंड होती है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। सेकेंड हार्ट साउंड की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, फर्स्ट हार्ट साउंड की ड्यूरेशन ज़्यादा है। जब ऑस्कल्टेट करते हो तो फर्स्ट हार्ट साउंड आपकी वेरिएबल हो जाती है एट्रियल फिब्रिलेशन वाले पेशेंट्स के अंदर। एफिब वाले पेशेंट्स के अंदर फर्स्ट हार्ट साउंड वेरिएबल हो जाती है। सेकेंड हार्ट साउंड आपकी स्प्लिट कर जाती है जब आपके पल्मोनरी वाल्व का क्लोजर देर से होता है। बिकॉज जब आप इंस्पायर करते हो तो आपका जो नेगेटिव इंट्राथोरेसिक प्रेशर होता है उसकी वजह से आपका वीनस रिटर्न ज़्यादा हो जाता है राइट हार्ट के अंदर। तो जो राइट वेंट्रिकल होता है उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है। देयरफॉर जो पल्मोनरी वाल्व होगा उसको थोड़ी देर लगती है क्लोज होने में एज कम्पेयर टू एओर्टिक वाल्व। समटाइम्स ऑप्शन आर कम्प्लीटली चेंज एंड नो ऑप्शन ऑफ डिलेड क्लोजर ऑफ पल्मोनरी वाल्व। तो फिर आपने क्या करना है कि जो स्प्लिटिंग ऑफ सेकंड हार्ट साउंड होती है वो 2 कंपोनेंट्स के अंदर होती है, इनहैंस बाय द अर्ली क्लोजर ऑफ द एओर्टिक वाल्व। अगर तो आपको ये नहीं पूछा हुआ, ये नहीं दिया हुआ ऑप्शंस के अंदर कि आपके पल्मोनरी वाल्व का डिलेड क्लोजर हो रहा है, तो फिर आपने सिलेक्ट करना है कि आपके जो एओर्टिक वाल्व है उसका अर्ली क्लोजर हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी सेकंड हार्ट साउंड जो है स्प्लिट कर जाती है। अब जो सेकंड हार्ट साउंड होती है वो एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व के क्लोजर से प्रोड्यूस होती है और जो सेकंड हार्ट साउंड है इसमें आपकी आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होती है। जो फर्स्ट हार्ट साउंड थी हमें ईसीजी के ऊपर QRS कॉम्प्लेक्स नजर आती है और अगर हम मोर एक्यूरेट करें तो QRS कॉम्प्लेक्स के बाद हमें जो है फर्स्ट हार्ट साउंड नजर आती है ईसीजी के ऊपर। अगर तो S1 का पूछा होगा कि JVP के अंदर हमें C वेव नजर आती है S1 से रिलेटेड। फर्स्ट हार्ट साउंड की हमें JVP के ऊपर C वेव नजर आती है और जो फर्स्ट हार्ट साउंड है वो हमें ECG के ऊपर QRS कॉम्प्लेक्स के बाद नजर आती है या जो QRS कॉम्प्लेक्स है वो आपकी फर्स्ट हार्ट साउंड को शो करता है। जो फर्स्ट हार्ट साउंड होती है वो लाउड होती है क्योंकि लाउड फर्स्ट हार्ट साउंड तब होती है जब PR इंटरवल जो है वो कम हो जाएगा। जब आपका PR इंटरवल कम हो जाता है तो आपका फर्स्ट हार्ट साउंड आपकी लाउड हो जाती है। PR इंटरवल कम हो जाने की वजह से फर्स्ट हार्ट साउंड आपकी लाउड हो जाती है और फर्स्ट हार्ट साउंड आपकी वेरिएबल हो जाती है AFib वाले पेशेंट्स में। अब आती है थर्ड हार्ट साउंड। अब जो थर्ड हार्ट साउंड है इसको हम वेंट्रिकुलर गैलोप या फिर हमने पढ़ा था कि इसको हम गैलोप रिदम भी कहते हैं। फाइंडिंग्स क्या होती है, इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाती है। जब आपको लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी तो आपको वेंट्रिकुलर गैलोप मिलेगा या फिर थर्ड हार्ट साउंड मिलती है। और इसमें हमने पढ़ा था कि माइट्रल वाल्व की रिगर्जिटेशन या हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स में हमें मिलती है। बच्चों के अंदर थर्ड हार्ट साउंड नॉर्मल होती है। थर्ड हार्ट साउंड ऑलवेज एबनॉर्मल होती है अडल्ट्स के अंदर। कि जब भी किसी बड़े अडल्ट के अंदर तीसरी हार्ट साउंड आएगी तो इसका मतलब है कि उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। जो थर्ड हार्ट साउंड होती है वो हाइपर वॉल्यूमिया को शो करती है, जब आपकी बॉडी के अंदर वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा हो गया है। जो थर्ड हार्ट साउंड होती है वो रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग की वजह से प्रोड्यूस होती है। थर्ड हार्ट साउंड जो होती है इसमें क्या होता है, रश करता है ब्लड, तेज़ी से जाता है आपके वेंट्रिकल के अंदर, रश करता है ब्लड रैपिडली वेंट्रिकल्स के अंदर। थर्ड हार्ट साउंड रैपिड फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल से प्रोड्यूस होती है। अब जो फोर्थ हार्ट साउंड है वो आपकी एट्रियल सिस्टली को शो करती है और हमने पढ़ा था कि हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी या वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी के अंदर आपकी फोर्थ हार्ट साउंड आती है।
अब कौन सा कार्डिक साइकिल का फेज होता है जो कि इफेक्ट हो जाता है जब आपका हार्ट रेट ज़्यादा होता है? आपकी वेंट्रिकल्स की फिलिंग रिड्यूस हो जाती है। जब आपके कार्डिक साइकिल का फेज कौन सा डिस्टर्ब होगा? जब आपका हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा। जब आपका हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है, हार्ट रेट ज़्यादा होने का मतलब है कि हार्ट जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से आपकी जो वेंट्रिकल्स की फिलिंग है वो रिड्यूस हो जाती है। अब हम कार्डिक साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा ऐसा फेज होता है कार्डिक साइकिल का जिसके अंदर आपके वेंट्रिकल्स का प्रेशर तो राइज करता है लेकिन वेंट्रिकल्स का वॉल्यूम नॉर्मल रहता है या कांस्टेंट रहता है? तो आइसो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जब होती है वेंट्रिकल्स की, तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वेंट्रिकल्स का प्रेशर राइज कर जाएगा लेकिन वॉल्यूम वेंट्रिकल्स का नॉर्मल ही रहता है। अब हम पढ़ते हैं कार्डिक साइकिल के बारे में। जब आपकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वाल्व होती है तो उसकी वजह से फिजियोलॉजिकल हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वाल्व्स की वजह से आपको फिजियोलॉजिकल हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती हैं, जो कि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। और जब आपके सारे के सारे वाल्व्स क्लोज हो जाते हैं तो वेंट्रिकल्स का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है और इस फेज को हम आइसोवॉल्यूमेट्रिक कहते हैं। जब आपके सारे के सारे वाल्व्स क्लोज हो जाएंगे और वेंट्रिकल्स का वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, इस फेज को हम आइसोवॉल्यूमेट्रिक कहते हैं, जिसमें आपके चारों के चारों वाल्व्स क्लोज होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एट्रियल सिस्टोली। अब जो एट्रियल सिस्टोली होती है वो आपको ईसीजी के ऊपर पी वेव प्रीसीडेड बाय द पी वेव, ठीक है, और वीनस कर्व के ऊपर हमें ए वेव नजर आती है। अब हमने पहले पढ़ा था कि जो आपकी फर्स्ट हार्ट साउंड थी वो आपकी जेवीपी के ऊपर सी वेव शो कर रही थी और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बाद आपकी S1 हार्ट साउंड हमें मिलती है। और जो आपकी कार्डिक साइकिल के अंदर जो एट्रियल सिस्टोली होती है वो आपकी पी वेव के साथ एसोसिएटेड होती है और वीनस कर्व के ऊपर ए वेव के साथ एसोसिएटेड होती है। जब आपकी वेंट्रिकल्स की हाइपरट्रॉफी हो जाती है, फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स बाय एट्रियल सिस्टोली कॉज फोर्थ हार्ट साउंड विच इज़ नॉट ऑडिबल इन नॉर्मल एडल्ट्स। जब आपके वेंट्रिकल्स हाइपरट्रोफाइड हो जाते हैं, तो जब वेंट्रिकल्स की फिलिंग होती है एट्रियल सिस्टोली से, तो चौथी हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है जो नॉर्मल एडल्ट्स के अंदर नहीं होती है। अब यहाँ पे शो भी किया हुआ है कि जो एट्रियल सिस्टोली होती है इसमें आपके एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन होती है, फोर्स करते हैं ब्लड को वेंट्रिकल्स के अंदर और आपको ईसीजी के ऊपर पी वेव नज़र आती है। पी वेव हमें नज़र आती है ईसीजी के ऊपर, ठीक है, पी वेव हमें नज़र आती है ईसीजी के ऊपर एट्रियल सिस्टोली में। अब हमें एट्रियल सिस्टोली के अंदर क्या नज़र आती है? पी वेव नज़र आती है ईसीजी के ऊपर। पी वेव कॉरेस्पॉन्ड करती है और हमें जो आपकी वीनस कर्व होती है उसके ऊपर ए वेव नज़र आती है एट्रियल सिस्टोली में। और जब आपकी वेंट्रिकल्स की हाइपरट्रॉफी हो जाती है तो एट्रियल सिस्टोली की वजह से आपकी फोर्थ हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है। सेकेंड फेज आता है दैट इज आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन। अब ये वो पीरियड होता है जिसमें आपका माइट्रल वाल्व की क्लोजिंग हो रही होती है, एओर्टिक वाल्व आपका ओपन हो रहा होता है और ये पीरियड होता है जिसमें आपके सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की कंजप्शन होती है। ये स्टार्ट होता है बिगिन ड्यूरिंग द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स विच रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन ऑफ द वेंट्रिकल्स, ठीक है, बिगिन ड्यूरिंग द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के दौरान ये आपका आइसोवॉल्यूमेट्रिक जो वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है वो स्टार्ट हो जाती है और आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द वेंट्रिकल्स को शो कर रही होती है। जब आपकी वेंट्रिकल्स का प्रेशर बढ़ जाता है एट्रियल प्रेशर से, तो आपका जो एवी वाल्व्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं और आपकी एवी फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स हैं, जो आपके माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व हैं, वो क्लोज हो जाएंगे जब आपके वेंट्रिकल्स का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है एट्रिया के प्रेशर से। क्योंकि जो माइट्रल वाल्व है वो क्लोज हो जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व से पहले, तो जो फर्स्ट हार्ट साउंड होती है वो भी स्प्लिट कर सकती है। वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज कर जाता है आइसोवॉल्यूमेट्रिकली, ठीक है, वेंट्रिकल्स का प्रेशर तो ज़्यादा हो जाएगा लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा नहीं होगा। हाउएवर नो ब्लड लीव द वेंट्रिकल ड्यूरिंग दिस फेज बिकॉज द एओर्टिक वाल्व इज क्लोज्ड, ठीक है। अब इस फेज के अंदर कोई ब्लड आपके वेंट्रिकल से बाहर नहीं निकलता है क्योंकि एओर्टिक वाल्व आपका क्लोज है। अब सबसे पहले क्या हुआ कि एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट किया एट्रियल सिस्टोली के अंदर और ब्लड को उसने वेंट्रिकल्स के अंदर भेजना है, ठीक है। अब आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन के अंदर ये वो पीरियड होता है जिसमें आपका माइट्रल वाल्व भी क्लोज हो रहा होता है, जो आपका एवी वाल्व है, और साथ आपके एओर्टिक वाल्व की ओपनिंग हो रही होती है, ठीक है। लेकिन इसमें हाईएस्ट ऑक्सीजन कंजप्शन होती है। ये दरमियान का पीरियड है कि अभी एओर्टिक वाल्व भी ओपन नहीं हुआ और माइट्रल वाल्व अभी क्लोज हो रहा है, तो इसमें आपके वाल्व क्लोज होते हैं, इसलिए आपका जो वॉल्यूम होता है वो नॉर्मल रहता है, वो चेंज नहीं होता। अब इसमें जो बिगिन होता है ड्यूरिंग द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और ये आपके वेंट्रिकल्स की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को शो करता है। जो वेंट्रिकुलर प्रेशर होता है वो जब ज़्यादा हो जाता है एट्रियल प्रेशर से, तो आपके जो एवी वाल्व होते हैं, जो माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं, वो क्लोज हो जाते हैं। क्योंकि जो माइट्रल वाल्व है वो पहले क्लोज हो जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व से, तो फर्स्ट हार्ट साउंड भी स्प्लिट कर जाती है। जो वेंट्रिकुलर प्रेशर है वो आइसोवॉल्यूमेट्रिकली राइज करता है लेकिन कोई ब्लड आपके वेंट्रिकल से बाहर नहीं निकलेगा इस फेज के अंदर, और एओर्टिक वाल्व क्योंकि क्लोज रहता है। अब आता है रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन। अब इसमें इजेक्शन में ब्लड ने बाहर निकलना है।
अब इसमें क्या होगा कि जब आपका वेंट्रिकुलर का प्रेशर आपके एओर्टिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है तो आपका एओर्टिक वाल्व ओपन हो जाएगा, अगला वाल्व ओपन हो जाएगा। एवी वाल्व क्लोज हो गया, अब आपका एओर्टिक वाल्व ओपन हो जाएगा जब आपकी वेंट्रिकल्स का प्रेशर आपकी एट्रिया से ज़्यादा हो गया। वेंट्रिकुलर वॉल्यूम आपका कम हो जाता है ड्रामेटिकली बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्ट्रोक वॉल्यूम इज इजेक्टेड ड्यूरिंग दिस फेज, क्योंकि बहुत ज़्यादा जितना आपका जो स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो मैक्सिमली आप इसमें इजेक्ट कर देते हो, तो जो आपका वेंट्रिकल्स का वॉल्यूम है वो ड्रामेटिकली डिक्रीज कर जाएगा और एट्रियल फिलिंग जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। एट्रियल फिलिंग इसमें स्टार्ट हो जाती है रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन के अंदर। अब वेंट्रिकल्स ने तेज़ी से अपने अंदर से ब्लड को निकाल देना है, तो इसमें क्या होगा कि ड्रामेटिकली वेंट्रिकल्स का वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा और जो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम है वो उसको इंजेक्ट कर देगा जितना वो इंजेक्ट कर सकता है, और इसमें आपकी एट्रिया की फिलिंग स्टार्ट हो जाती है। अब आता है रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर इजेक्शन। अब रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर इजेक्शन क्या होती है? इसमें क्या होगा, जो इजेक्शन ऑफ ब्लड होती है वेंट्रिकल से वो कंटिन्यू रहती है लेकिन हल्की मतलब स्लो होती है, और वेंट्रिकल्स का प्रेशर जो है ना वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। अब रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर इजेक्शन के अंदर क्या है कि इजेक्शन भी रिड्यूस हो रही है और साथ वेंट्रिकल का प्रेशर भी डिक्रीज हो रहा है। अब जो आपकी रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर इजेक्शन होती है इसमें जो एओर्टिक प्रेशर होता है वो भी कम हो जाता है बिकॉज जो ब्लड जो का रन ऑफ होता है लार्ज आर्टरीज से स्मॉलर आर्टरीज के अंदर, तो एट्रिया की फिलिंग कंटिन्यू रहती है, इसके अंदर एट्रियल फिलिंग कंटिन्यू रहती है, लेकिन जो एओर्टा का प्रेशर होता है वो भी कम हो जाता है। वेंट्रिकल्स का प्रेशर भी डिक्रीज करेगा रिड्यूस वेंट्रिकुलर इजेक्शन में, और आपकी एओर्टिक प्रेशर भी डिक्रीज कर जाता है क्योंकि रैपिडली आपका ब्लड जो होता है वो लार्ज आर्टरीज से स्मॉल आर्टरीज के अंदर जा रहा होता है, और साथ आपकी एट्रिया की फिलिंग कॉन्टिन्यूज रहती है। उसके बाद आती है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के अंदर क्या होगा कि आपकी वेंट्रिकल्स की रीपोलराइजेशन आपको कंप्लीट हो जाती है और टी वेव आपकी एंड हो जाएगी। जो रीपोलराइजेशन है वेंट्रिकल्स की वो कंप्लीट हो जाएगी, टी वेव एंड हो जाती है, जो एओर्टिक वाल्व होता है वो क्लोज हो जाता है और साथ इसमें आपके पल्मोनरी वाल्व का भी क्लोजर हो जाएगा। जो क्लोजर होता है ना सेमील्यूनर वाल्व्स का, वो कॉरिस्पॉन्ड करता है सेकंड हार्ट साउंड के साथ। अब आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन हमने पढ़ा था कि आपका जो सेकंड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है क्योंकि जब आपके सेमील्यूनर वाल्व्स का क्लोजर होता है। अब इंस्पिरेशन डिले कर देती है क्लोजर ऑफ द पल्मोनरी वाल्व, थस आपकी जो सेकंड हार्ट साउंड होगी वो आपकी स्प्लिट कर जाती है। जो वेंट्रिकुलर प्रेशर है वो रैपिडली डिक्रीज करता है और बिकॉज को वेंट्रिकल जो है ना अब रिलैक्स हो रहे हैं, और जो वेंट्रिकुलर वॉल्यूम होगा वो कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि सारे के सारे वाल्व्स क्लोज हैं। आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के अंदर भी आपके जो सारे के सारे वाल्व्स होते हैं वो क्लोज होते हैं, तो इसलिए वॉल्यूम नॉर्मल रहता है, लेकिन वेंट्रिकल्स रिलैक्स करें तो उनका प्रेशर डिक्रीज करेगा। जो पहला फेज था उसमें आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन थी, उसमें वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तो उनका प्रेशर बढ़ रहा था लेकिन वॉल्यूम उनका कांस्टेंट रह रहा था। इसमें उनका वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है लेकिन उनका प्रेशर जो है वो डिक्रीज कर रहा है। उसके बाद आती है रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग। रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग के अंदर क्या होगा, जो वेंट्रिकल्स का प्रेशर जो होता है वो एट्रियल प्रेशर से कम हो जाता है। अब वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर कम है और एट्रियाज के अंदर प्रेशर ज़्यादा है, तो माइट्रल वाल्व आपका ओपन हो जाएगा। जब माइट्रल वाल्व ओपन होता है तो वेंट्रिकल्स की फिलिंग होती है आपके एट्रियम से, मतलब एट्रिया से ब्लड आपके वेंट्रिकल्स के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा जब आपका माइट्रल वाल्व ओपन होगा। अब एओर्टिक प्रेशर जो है वो डिक्रीज होता रहता है क्योंकि जो ब्लड है वो आपके स्मॉलर आर्टरीज के अंदर जाया जा रहा है, ठीक है। जो एओर्टिक प्रेशर है वो डिक्रीज होता ही रहता है क्योंकि जो ब्लड है वो आपकी स्मॉलर आर्टरीज के अंदर जा रहा है। अब यहाँ रैपिड फ्लो होगा ब्लड का, रैपिड फ्लो होता है ब्लड का आपकी एट्रिया से वेंट्रिकल्स के अंदर, जिसकी वजह से आपको थर्ड हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग के अंदर। बच्चों के अंदर नॉर्मल होती है लेकिन एडल्ट्स के अंदर किसी ना किसी डिजीज के साथ एसोसिएटेड होगी। रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग वाले फेज के अंदर जो थर्ड हार्ट साउंड प्रोड्यूस हो रही है वो एडल्ट्स के अंदर तो एबनॉर्मल है लेकिन बच्चों के अंदर नॉर्मल होती है। उसके बाद आता है रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर फिलिंग, ठीक है। अब ये लॉन्गेस्ट फेज होता है जिसके अंदर वेंट्रिकल्स की फिलिंग होती रहती है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता होती है, स्लो होती है, ये हार्ट रेट के ऊपर डिपेंड करती है। हार्ट रेट जब आपका ज़्यादा हो जाता है तो आपका जो टाइम आपके वेंट्रिकल्स की फिलिंग के लिए होता है वो रीफिलिंग के लिए होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है वो भी डिक्रीज हो जाएगा और आपका स्ट्रोक वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाएगा। अब एमसीक्यू दिए हुए हैं कि कौन सा इवेंट होता है जो कि जस्ट बिफोर एओर्टिक वाल्व के ओपनिंग से पहले होता है। तो एओर्टिक वाल्व ओपन होने से पहले आपकी सिस्टली का स्टार्ट होता है, सिस्टली स्टार्ट होती है एओर्टिक वाल्व ओपन होने से पहले। कौन सा फेज ऑफ द कार्डिक साइकिल होता है जो इंक्रीज हार्ट रेट से अफेक्ट हो जाता है, तो आपकी जो रिड्यूस वेंट्रिकुलर फिलिंग है जो आपका लास्ट फेज है वो आपके हार्ट रेट ज़्यादा हो जाने की वजह से अफेक्ट हो जाता है, क्योंकि अगर आपका हार्ट रेट ज़्यादा होगा तो वेंट्रिकल्स को फिल होने का इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, आपका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा और साथ आपका स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। जो सेमिल्यूनर वाल्व्स वो ओपन हो जाते हैं कौन से फेज ऑफ द कार्डिक साइकिल में, रैपिड इजेक्शन जब होती है तो आपके सेमिल्यूनर वाल्व्स ओपन हो जाते हैं।
अच्छा, अब ये याद रखना है कि जो माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व हैं वो आपके सेकेंड वाल्व्स हैं, और जो एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व्स को हम सेमील्यूनर वाल्व्स भी कहते हैं। एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व्स को हम सेमील्यूनर वाल्व्स कहते हैं, और जो माइट्रल और ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं उसको हम एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व्स कहते हैं। अब जो सेमील्यूनर वाल्व्स हैं, जो एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व्स हैं, वो ओपन होते हैं जब आपकी रैपिड इजेक्शन होती है। रैपिड इजेक्शन के अंदर क्या होता है, आपका तेज़ी से ब्लड आपके वेंट्रिकल से बाहर निकलता है। तो आपके एओर्टिक वाल्व में पढ़ा था कि रैपिड इजेक्शन के अंदर आपका जो है वो रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन के अंदर आपका एओर्टिक वाल्व ओपन हो जाता है और अल्टीमेटली आपका पल्मोनरी वाल्व भी ओपन हो जाएगा। तो सेमील्यूनर वाल्व्स आपके रैपिड इजेक्शन के अंदर ओपन होते हैं। अब जो एओर्टिक प्रेशर है वो सबसे ज़्यादा होता है किस फेज ऑफ कार्डियक साइकिल के अंदर, जब आपकी स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन होती है ना, आहिस्ता आहिस्ता से आपकी वेंट्रिकुलर से इजेक्शन हो रही होती है। स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन के अंदर आपका जो एओर्टिक प्रेशर होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन के अंदर जो स्लो वेंट्रिकुलर इजेक्शन होती है उसके अंदर एओर्टा के अंदर प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है। और ड्यूरिंग द कार्डिक साइकिल रिकॉर्डिंग मॉनिटर विल शो द वी वेव एट्रियल प्रेशर कमिंग इन आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन फेज। जब आपका कार्डिक साइकिल की हम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो जो वी वेव आती है आपकी एट्रियल प्रेशर की, वो आपको आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन शो करती है। आइसोवॉल्यूमिक रिलैक्सेशन फेज को शो करती है। जो वी वेव होती है एट्रियल प्रेशर की कार्डिक साइकिल के दौरान जो फर्स्ट हार्ट साउंड होती है वो कोइंसाइड करती है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज के साथ, और जो सेकंड हार्ट साउंड होती है वो आपके आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन के साथ होती है। ड्यूरिंग कार्डिक साइकिल जो फर्स्ट हार्ट साउंड होती है वो प्रोड्यूस होती है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन में। अब ये शो भी किया हुआ है यहाँ पे कि जो एट्रियल सिस्टली होती है इसमें एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फोर्स करते हैं ब्लड को वेंट्रिकल्स के अंदर। हमें यहाँ पे ईसीजी के ऊपर पी वेव नजर आती है, ये आपकी एट्रियल सिस्टली है। उसके बाद आपकी वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन स्टार्ट होगी है। ईसीजी के ऊपर हमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नजर आता है, तो आपकी वेंट्रिकुलर सिस्टली स्टार्ट होती है। अब वेंट्रिकुलर सिस्टली का हमें पता है कि दो फेज होते हैं, एक होती है हमारे पास रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन, एक होती है रिड्यूस वेंट्रिकुलर इजेक्शन। अब इसमें क्या होगा, वेंट्रिकल्स पहला जो फेज होता है वेंट्रिकुलर सिस्टिक है उसके अंदर आपके वेंट्रिकल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन आपका एवी वाल्व जो है वो क्लोज ही रहता है। जब सेकंड फेज होगा तो उसके अंदर आपके जो सेमिन्यूलर वाल्व्स हैं, जो एवी वाल्व्स होते हैं वो आप सेमिन्यूलर्स के अंदर जो एओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व्स होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और ब्लड की इजेक्शन होती है, जिसे हम कहते हैं रैपिड इजेक्शन जो होती है। उसके बाद वेंट्रिकल्स की डायस्टली होती है, इसमें आपके सेमिल्यूनर वाल्व्स आपके क्लोज हो जाते हैं, जिसमें आपकी आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन होती है और जो ब्लड जो है वो फ्लो करता है आपके एट्रिया के अंदर। उसके बाद वेंट्रिकुलर डायस्टली आती है। वेंट्रिकुलर डायस्टली के अंदर आपके जो चैम्बर्स होते हैं वो रिलैक्स करते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है, ठीक है, और ब्लड आपका फिल करता है वेंट्रिकल्स को पैसिवली। अब जो मैक्सिमम फ्लो होता है, मैक्सिमम जो फ्लो प्रेशर होता है कॉरोनरी वेसल्स के अंदर, वो बिगिनिंग ऑफ डायस्टली पे होता है। जब डायस्टली स्टार्ट होती है तो आपका जो कॉरोनरी वेसल्स के अंदर जो फ्लो प्रेशर है वो सबसे ज़्यादा होगा। एओर्टिक प्रेशर सबसे कम होता है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के अंदर। जब आपकी आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होती है तो एओर्टिक प्रेशर सबसे ज़्यादा कम होता है। एओर्टिक प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है स्लो इजेक्शन या रिड्यूस इजेक्शन के अंदर। जब आपकी स्लो इजेक्शन हो रही होती है, जो रिड्यूस इजेक्शन हो रही होती है, उसमें एओर्टा का प्रेशर जो है वो सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। एओर्टा का जो प्रेशर है वो सबसे ज़्यादा होता है रिड्यूस वेंट्रिकुलर इजेक्शन में, ठीक है। एओर्टा का प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है रिड्यूस इजेक्शन के अंदर या स्लो इजेक्शन में। जो मैक्सिमम वेंट्रिकल्स की फिलिंग होती है वो रैपिड इनफ्लो के अंदर होती है और प्री लोड डिपेंड करता है आपके एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम के ऊपर। जो आपका प्री लोड होता है वो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। अब जो मैक्सिमम एओर्टिक प्रेशर होता है वो आपकी स्लो इजेक्शन पे होता है। हमने पढ़ा कि जब आपका स्लो इजेक्शन होती है तो आपकी एओर्टा का जो प्रेशर होता है वो मैक्सिमम होता है। स्लो इजेक्शन में आपका एओर्टा का प्रेशर आपका मैक्सिमम होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज आर द बेस्ट इंडाइसेस फॉर द प्री लोड ऑन द हार्ट, ठीक है। जो आपका प्री लोड होता है हार्ट का, उसके बेस्ट इंडेक्सेस क्या होते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल का जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है, जो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल का जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है वो आपके प्री लोड को शो करता है। लेफ्ट वेंट्रिकल का एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम आपके प्री लोड को शो करता है। जो मैक्सिमम लेफ्ट वेंट्रिकुलर प्रेशर होता है वो रैपिड इजेक्शन में होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल का सबसे ज़्यादा प्रेशर कब होगा, जब आपकी रैपिड इजेक्शन होती है। एओर्टा के अंदर प्रेशर सबसे ज़्यादा कब होगा, जब आपकी रिड्यूस्ड इजेक्शन होती है या फिर स्लो इजेक्शन होती है। वेंट्रिकल्स फिलिंग हाईएस्ट होती है जो फर्स्ट थर्ड ऑफ द डायस्टली के अंदर, ठीक है। जो फर्स्ट थर्ड ऑफ द डायस्टली का जिसमें आपकी 80% फिलिंग हो जाती है, तो वेंट्रिकल की फिलिंग हाईएस्ट होती है फर्स्ट थर्ड ऑफ द डायस्टली के अंदर, ठीक है। वेंट्रिकल की जो फिलिंग होती है उसके अंदर हाईएस्ट प्रेशर हमने पढ़ा था कि रैपिड फिलिंग फेज के अंदर या रैपिड फिलिंग फेज के अंदर वेंट्रिकल का जो फिलिंग होती है वो हाईएस्ट प्रेशर के साथ होती है।
हाई वेंट्रिकुलर प्रेशर एंड लो वेंट्रिकुलर वॉल्यूम रैपिड इजेक्शन फेज के अंदर होता है कि जब आपने इजेक्शन करनी होती है ना तो वेंट्रिकल्स का प्रेशर तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन वॉल्यूम लो हो जाता है रैपिड इजेक्शन फेज में। कार्डिक साइकिल के अंदर जो सेमिल्यूनर वाल्व्स है वो ओपन होते हैं जब आपका रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन करनी होती है। जाहिर सी बात है जब आपने वेंट्रिकल से निकालना है तो आप सेमिल्यूनर वाल्व्स ओपन करोगे तो वेंट्रिकल से निकलेगा, एट्रिकल पल्मोनरी वाल्व को ओपन करोगे तो वेंट्रिकल से निकलेगा। तो जो सेमिल्यूनर वाल्व्स होते हैं वो रैपिड वेंट्रिकुलर इजेक्शन में ओपन होते हैं। जो कॉरोनरी ब्लड फ्लो होता है वो मेंटेन होता है मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड या कंजप्शन से। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो हार्ट की सर्कुलेशन होती है वो ऑक्सीजन की डिमांड पर डिपेंड करती है कि आपके मायोकार्डियम की ऑक्सीजन डिमांड या ऑक्सीजन कंजप्शन कितनी है। जो मैक्सिमम लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर होता है यंग हेल्दी एडल्ट के अंदर 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर आपके लेफ्ट वेंट्रिकल का जो मैक्सिमम प्रेशर होता है एक यंग एडल्ट के अंदर 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। एट वर्ड प्रेशर जो राइट वेंट्रिकल होगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर पल्मोनरी वाल्व ओपन हो जाता है। राइट वेंट्रिकल के अंदर जो 8 मिलीमीटर ऑफ मर्करी का जब प्रेशर आता है तो पल्मोनरी वाल्व ओपन हो जाता है। एओर्टिक वाल्व ओपन होता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जब आप उसका प्रेशर 80 मिलीमीटर मर्करी से ज़्यादा हो जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर जब 80 मिलीमीटर मर्करी से ज़्यादा हो जाता है तो एओर्टिक वाल्व ओपन होता है और जो मैक्सिमम प्रेशर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर 120 मिलीमीटर मर्करी होता है। और जो राइट वेंट्रिकल है उसके अंदर आपका जो प्रेशर जब 8 मिलीमीटर मर्करी हो जाता है तो आपका राइट वेंट्रिकल की वजह से आपका एओर्टिक आपका पल्मोनरी वाल्व ओपन हो जाएगा। अब जो टेकीकार्डिया है वो डिक्रीज करता है कौन से फेज को, वेंट्रिकुलर फिलिंग को। जब आपका हार्ट रेट ज़्यादा हो जाएगा तो आपकी वेंट्रिकल्स की फिलिंग जो है वो रिड्यूस्ड हो जाती है। ठीक है, जो आपका जो हार्ट रेट ज़्यादा होने जाने की वजह से आपकी रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है तो वेंट्रिकुलर फिलिंग वाला फेज जो है वो डिक्रीज हो जाता है टेकीकार्डिया की वजह से। जो मैक्सिमम फ्लो प्रेशर होता है आपकी कॉरोनरी वेसल्स के अंदर वो डायस्टली के स्टार्ट के ऊपर होता है। जब डायस्टली स्टार्ट होती है तो आपकी कॉरोनरी आर्टरीज के अंदर मैक्सिमम फ्लो प्रेशर होता है। कौन सी विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ द कार्डिक साइकिल जो कि हार्ट रेट ज़्यादा हो जाने की वजह से अफेक्ट हो जाता है। जो आपकी रिड्यूस्ड वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है वो आपकी अफेक्ट हो जाती है हार्ट रेट ज़्यादा हो जाने की वजह से। कौन सा फेज है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एवी नोडल डिले के लिए। जो वेंट्रिकल्स की फिलिंग है वो एवी नोडल डिले के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एवी नोडल डिले जो रिस्पॉन्सिबल होता है वेंट्रिकुलर फिलिंग के साथ। अब जो मैक्सिमम सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो रीनल आर्टरी के अंदर होता है। सबसे ज़्यादा जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वो रीनल आर्टरी में होता है। मैक्सिमम सिस्टोलिक प्रेशर रीनल आर्टरी में होता है। अब हाईएस्ट पल्स प्रेशर फेमरल आर्टरी के अंदर होगा, फिर पॉप्लिटल आर्टरी के अंदर, फिर एओर्टा के अंदर। सबसे ज़्यादा जो पल्स प्रेशर है वो फेमरल आर्टरी में है, फिर पॉप्लिटल आर्टरी के अंदर, फिर एओर्टा के अंदर होता है। जो मीन आर्टीरियल प्रेशर होता है वो सबसे ज़्यादा आपकी एओर्टा के अंदर होता है। जो सिस्टोलिक प्रेशर सबसे ज़्यादा आपका रीनल आर्टरी में होता है। और जो ऑक्सीजन टेंशन हाईएस्ट होती है वो पल्मोनरी आर्टरी में होती है। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ऑक्सीजन टेंशन सबसे ज़्यादा होती है। सिस्टोलिक प्रेशर सबसे ज़्यादा रीनल आर्टरी का होता है और जो पल्स प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है वो आपकी फेमरल आर्टरी का होता है और फिर पॉप्लिटल का एंड देन एओर्टा का। और जो मीन आर्टीरियल प्रेशर है वो सबसे ज़्यादा एओर्टा का होता है। अब जो एट्रियल फिब्रिलेशन होती है इसके अंदर आपका पल्स डेफिसिट आता है। एट्रियल फिब्रिलेशन वाले पेशेंट्स के अंदर हमने पढ़ा था कि जो फर्स्ट हार्ट साउंड होती है वो भी वेरिएबल हो जाती है और पल्स डेफिसिट आता है आपका एट्रियल फिब्रिलेशन वाले पेशेंट्स के अंदर। जो डायस्टोलिक मर्मर होते हैं एंड वीक रेडियल पल्स इज एओर्टिक रिगर्जिटेशन। अगर आपको डायस्टोलिक मर्मर मिले और साथ आपकी रेडियल पल्स अगर आपकी वीक हो जाती है तो इसका मतलब क्या है, एओर्टिक रिगर्जिटेशन। डायस्टोलिक मर्मर के साथ अगर आपको रेडियल पल्स आपकी वीक आ रही है तो आपको एओर्टिक रिगर्जिटेशन है। एक तो डायस्टोलिक मर्मर मिले साथ आपकी वीक रेडियल पल्स हो तो एओर्टिक रिगर्जिटेशन होती है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर है वाटर की इंटॉक्सिकेशन का वो स्लो पल्स है कि जब आपकी वाटर की इंटॉक्सिकेशन होती है तो आपकी पल्स स्लो हो जाती है, आपको ब्रेडिकार्डिया हो जाता है। वीक पल्सेस अगर आपको लोअर लिम्ब के अंदर मिल रही हैं और अपर लिम्ब के अंदर ठीक हैं तो जो रेडियो फेमरल डिले है वो भी आपकी कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा के अंदर होता है। कॉक्टेशन ऑफ एओर्टा के अंदर आपका रेडियो फेमरल डिले हो जाता है। आपकी लोअर लिम्ब के अंदर वीक पल्सेस होती हैं, अपर लिम्ब के अंदर नॉर्मल पल्सेस होंगी। अब एक प्लेयर है इमरजेंसी रूम के अंदर आया है, उसकी वीक पल्सेस हैं राइट हैंड के अंदर और उसकी जो है वो फ्रैक्चर हो गया राइट फर्स्ट रिब का गेम के बाद। कौन सी आर्टरी जो डैमेज होगी, तो जब आपकी फर्स्ट रिब डैमेज होती है तो आपको सबक्लेवियन आर्टरी आपकी डैमेज होती है। तो सबक्लेवियन आर्टरी डैमेज हो जाने की वजह से उसके राइट हैंड के अंदर वीक पल्सेस आ रही हैं और जो फर्स्ट रिब जब डैमेज होती है तो आपकी सबक्लेवियन आर्टरी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, डैमेज हो जाती है। सेप्टो मार्जिनल ट्यूबैकुलाई मॉडरेट बैंड इज अटैच टू राइट वेंट्रिकल। जो सेप्टो मार्जिनल ट्यूबैकुलाई होते हैं और जो उनका मॉडरेट बैंड होता है, मॉडरेटर बैंड होता है, वो राइट वेंट्रिकल से अटैच होता है। जो इनफंडिबुलम होती है वो हार्ट के अंदर राइट वेंट्रिकल में प्रेजेंट होती है। राइट वेंट्रिकल के अंदर इनफंडिबुलम होती है। इनफंडिबुलम को राइट कोनस आर्टरी सप्लाई करती है। राइट कोनस आर्टरी आपके इनफंडिबुलम को सप्लाई करती है। इनफंडिबुलम आपका राइट वेंट्रिकल के अंदर होता है और जो सेप्टो मार्जिनल ट्यूबैकुलाई होते हैं या जो मॉडरेटर बैंड होता है वो राइट वेंट्रिकल से अटैच्ड होता है।
इनफंडिबुलम को हम कोनस आर्टेरियोसिस भी कहते हैं, इसलिए जो इनफंडिबुलम होता है इसको राइट कोनस आर्टरी सप्लाई करती है। इनफंडिबुलम जो होता है वो आपके राइट वेंट्रिकल के अंदर होता है और जो सेप्टो मार्जिनल ट्यूबैकुलर थे वो भी राइट वेंट्रिकल के साथ अटैच्ड होते हैं। अब हम पढ़ते हैं इन विच कंडीशन एट्रियल रीपोलराइजेशन इन शोज ऑन ईसीजी। थर्ड डिग्री कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। एट्रिया की रीपोलराइजेशन जब आपको ईसीजी के ऊपर नजर आती है तो इसका मतलब आपको थर्ड डिग्री कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है। जो थर्ड डिग्री कंप्लीट हार्ट ब्लॉक होते हैं उसमें हमें ईसीजी के ऊपर एट्रियल रीपोलराइजेशन नजर आती है। अब ये लिखा हुआ है कि अदर कॉजेज की वजह से भी हमें नजर आ सकती है एट्रियल रीपोलराइजेशन, लेकिन सीपीएससीपी के अंदर रेलेवेंट ऑप्शन यही दिया हुआ था कि थर्ड डिग्री कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है। रिमेंबर जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है, नोट द कीवर्ड्स इन अबव क्वेश्चन विच इज रीपोलराइजेशन नॉट डीपोलराइजेशन। ठीक है, तो रीपोलराइजेशन पे आपने फोकस करना है कि डीपोलराइजेशन लिखा हुआ है, ये रीपोलराइजेशन है। तो जो रीपोलराइजेशन है एट्रिया की, हमें वो थर्ड डिग्री कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में नजर आती है। नाउ अब हम ईसीजी में पढ़ेंगे। सबसे पहले आती है पी वेव। पी वेव आपके एट्रिया की डीपोलराइजेशन को शो करती है। उसके बाद आता है आपका पी आर इंटरवल। पी वेव आपकी एट्रियल डीपोलराइजेशन को शो करती है। उसके बाद आता है आपका पी आर इंटरवल। अब जो आपका पी आर इंटरवल होता है ये शो करता है, इंटरवल होता है जहाँ पे आपकी पी वेव स्टार्ट होती है टू द बिगिनिंग ऑफ क्यू वेव, इनिशियल डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। आपके वेंट्रिकल्स की जो अभी डीपोलराइजेशन स्टार्ट होती है, इनिशियल डीपोलराइजेशन को आपका पी आर इंटरवल शो करता है। जो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है वो आपके वेंट्रिकल्स की डीपोलराइजेशन को शो करता है और जो एट्रियल रीपोलराइजेशन होती है वो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स से मास्क हो जाती है। अब जो क्यू टी इंटरवल होता है, जो क्यू से लेके आपकी टी वेव तक का है, जो इंटरवल होता है जहाँ पे आपकी क्यू वेव स्टार्ट होती है और टी वेव एंड होती है। क्यू वेव के स्टार्ट से लेके टी वेव के एंड तक का जो होता है दैट इज क्यू टी इंटरवल। इसमें क्या होगा, ये आपकी एंटायर पीरियड ऑफ डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल शो करती है। मतलब वेंट्रिकल्स की डीपोलराइजेशन भी आ जाती है और वेंट्रिकल्स की रीपोलराइजेशन भी आ जाती है। अब जो एस टी सेगमेंट होता है जो कि आपके, अब जो सेगमेंट है, सेगमेंट का मतलब क्या है कि एस वेव एंड होगी और टी वेव आपकी स्टार्ट होगी। एस वेव के एंड से लेके टी वेव के स्टार्ट तक का ये सेगमेंट है। ये रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल्स जब कंप्लीटली डीपोलराइज्ड हो जाते हैं। वेंट्रिकल्स की कंप्लीट डीपोलराइजेशन एसटी सेगमेंट से शो होती है। अब जो टी वेव है, टी वेव आपकी वेंट्रिकल्स की रीपोलराइजेशन को शो करती है। अगर आपकी टी वेव टॉल हो जाती है तो हाइपरकैलीमिया में, जब आपके पोटाशियम के लेवल ज़्यादा हो जाते हैं तो टी वेव जो होती है ना वो आपकी लंबी हो जाती है। ठीक है, और जो आपकी टी वेव होगी वो उल्टी हो जाएगी, इन्वर्टेड हो जाती है जब आपको हाइपोकैलीमिया होता है। हाइपोकैलीमिया के अंदर आपकी टी वेव इन्वर्टेड हो जाती है, एमआई के अंदर इन्वर्टेड हो जाती है, इस्कीमिया के अंदर इन्वर्टेड हो जाती है और हाइपरकैलीमिया के अंदर टी वेव आपकी टॉल हो जाती है। उसके बाद शो की हुई है यू वेव। यू वेव जो होती है वो हमें ब्रेडिकार्डिया में और साथ हमें हाइपोकैलीमिया में मिलती है। ये आपकी पर्किंजे सिस्टम की और पैपिलरी मसल की डिलेड रीपोलराइजेशन को शो करती है। उसके बाद जे वेव है। जो जे वेव होती है इसे हम ऑसबॉर्न वेव भी कहते हैं और ये हमें हाइपोथर्मिया के अंदर मिलती है। जे वेव को हम ऑसबॉर्न वेव भी कहते हैं और ये हमें हाइपोथर्मिया में मिलती है।